तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। तो बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। कोप्लेनर मतलब जो सेम प्लेन पे लाई करें। और नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स मतलब डिफरेंट प्लेन्स पे लाई। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कर लो दिस इज एक्स वाई प्लेन। ये क्या दिख रहा है तुम्हें? एक्स वाई प्लेन दिख रहा है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो एक्स वाई प्लेन इज अ प्लेन। ये क्या है? एक प्लेन है, ठीक है, सिंगल प्लेन है एक्स वाई प्लेन। दिस इज अ वन प्लेन जो कि एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। और वेक्टर्स को समझने का सबसे आसान तरीका होता है फोर्सेस। तो यहां पे जितने भी फोर्सेस लगेंगे ऑल आर कोप्लेनर। सपोज कर लो ये F1 है, ये F2 है, दिस इज F3, दिस इज F4। ये सारे के सारे एक्स वाई प्लेन में है। तो दीज आर कोप्लेनर फोर्सेस। ये सारे कैसे हो गए? कोप्लेनर फोर्सेस। फोर्सेस मतलब वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में देखो ध्यान से। लाइक सपोज कर लो ये एक ब्लॉक है और जो एक वॉल के अगेंस्ट रखा हुआ है, और ये जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं अलोंग द वॉल लग रहे हैं। ये 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है वर्टिकल से 30 डिग्री पे, ये वर्टिकली लग रहा है 6 न्यूटन का फोर्स, और ये सब अलोंग द वॉल है। तो ये सारे फोर्सेस कैसे हो गए? एक प्लेन में हो गए। दीज आर कोप्लेनर फोर्सेस। दीज थ्री फोर्सेस आर कोप्लेनर फोर्सेस। इसको तुम्हें विजुलाइज करना होगा 3D में। कोप्लेनर फोर्सेस या कोप्लेनर वेक्टर्स। तो ये सारे के सारे फोर्सेस अलोंग द वॉल हैं, तो इस वजह से कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए या कोप्लेनर फोर्सेस हो गए। तो कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ? सेम प्लेन में लाई करें। जैसे एक्स वाई प्लेन में सारे के सारे वेक्टर्स लाई कर रहे हैं। एक वेक्टर और ले सकते हो, दैट इज F5। ये सारे के सारे एक्स वाई प्लेन में हैं, तो दीज आर कोप्लेनर वेक्टर्स जो कि सेम प्लेन में होंगे। अब नॉन कोप्लेनर की बात करें तो इस एग्जाम्पल में देखो जरा, इस डायग्राम में ये हो गई एक्स एक्सिस। इसके अलोंग सपोज कर लो F1 का फोर्स लग रहा है। ये हो गई Z एक्सिस। इसके अलोंग F2 का फोर्स लग रहा है, और ये पॉइंट देख रहे हो, इसको सपोज कर लो ये तुम्हारी तरफ आ रहा है। तो ये हम प्लेन में तो नहीं बना सकते। ये अगर तुम्हारी तरफ आ रहा है तो ये प्लेन के बाहर हो गया। F1 और F2 इस डिजिटल व्हाइट बोर्ड पे लाई कर रहे हैं, और F3 तुम्हारी तरफ आ रहा है। F3 तुम्हारी तरफ आ रहा है, इट मीन्स ये तीन फोर्सेस F1, F2, F3 आर नॉन कोप्लेनर फोर्सेस या फिर वेक्टर्स। क्लियर है? तो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स का जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो होता है तीनों एक्सिस बना लो। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप होता है, जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर के कैप होता है। तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ये पर्टिकुलर एग्जांपल है लेकिन थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। बेस्ट एग्जांपल होगा इज आई कैप, जे कैप एंड के कैप। क्योंकि ये अलग अलग प्लेन है। एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन एक प्लेन हो गया, प्लेन 1 मान लो।
वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन एक प्लेन हो गया, प्लेन 2, और वाई जेड प्लेन प्लेन 3 हो गया। इसको अपने रूम के कॉर्नर पे सपोज कर सकते हो। रूम लाइक एक क्यूबॉइड होता है, रूम इज ए क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड बनाना है या क्यूब बनाना है तो हम इस तरह से बनाते हैं। और अगर अपने रूम को इमेजिन कर रहे हो तो 3D में है वो। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, तो कभी भी एक पर्टिकुलर केस लेना है। मान लो दिया गया कभी ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। तो क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम ए बी सी को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, जो कि अभी आगे प्रॉब्लम्स में देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट इस तरह से देख ही रहो, इस डायग्राम में देखो तो ये F1 फोर्स है, ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है, वाई जेड प्लेन में, देख सकते हो ये y है, दिस इज z। ठीक है, ये F3 फोर्स है या ये F2 फोर्स है जो XY प्लेन में है, ये YZ प्लेन में है, और ये ZX प्लेन में है। तो F1 F2 F3 कैसे हो गए, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए। यहां पे भी इसी तरह से देख सकते हो, एक ये R वेक्टर है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करा है। सपोज कर लो एक रूम है, क्यूबॉइड है, ये जो नीचे वाला रेक्टेंगल बना है या ऊपर वाला रेक्टेंगल मान लो पीछे वाली वॉल है, और ये आगे वाला रेक्टेंगल फ्रंट वॉल है। ठीक है, अब एक ऐसा वेक्टर हम बना रहे हैं जो कि 3D में है, मतलब प्लेन के बाहर है, दिस डायगोनल। ठीक है, इस वेक्टर को इमेजिन कर पा रहे हो, दिस इज अ वेक्टर अलोंग द लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल ऑफ दिस क्यूबॉइड। ठीक है, इसके बारे में भी आगे और डिटेल में बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे विजुअलाइजेशन है। अब देखो, नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। अब आई थिंक ये क्यूब या क्यूबॉइड रियलाइज कर सकते हो, यहाँ पे ऊपर वाली फेस पे एक फोर्स लग रहा है, इस फेस पे एक फोर्स लग रहा है, ये एक अलग प्लेन है, लेट्स से P1, ये एक अलग प्लेन है P2, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F3, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक अलग प्लेन है P3। तो ये तीनों फोर्सेस या तीनों वेक्टर्स कैसे हो गए, नॉन कोप्लेनर हो गए, और वो कोई सेम पॉइंट से ओरिजिनेट नहीं हो रहे हैं। ये इस पॉइंट पे लग रहा है, ये इस पॉइंट पे लग रहा है, ये इस पॉइंट पे लग रहा है, तो उसको नॉन कॉन्करेंट बोल रहे हैं। इनको क्या बोल रहे हैं, नॉन कॉन्करेंट। और कॉन्करेंट नॉन कोप्लेनर फोर्सेस कौन से होते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ओरिजिन से। कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ओरिजिन से। तो अब एक बेसिक आइडिया लगा होगा कि कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं जो कि एक प्लेन पे लाई करें, और नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं जो कि डिफरेंट प्लेन पे लाई करें। अब बात बेसिकली यहाँ पे दो तरह की वेक्टर की होनी है, एक तो होनी है पोजीशन वेक्टर की, और एक होनी है फ्री वेक्टर्स की। अच्छा, मैथमेटिक्स में कभी भी फ्री वेक्टर नहीं बोला जाता, बोला जाता है वेक्टर। पोजीशन वेक्टर पहले भी हम डिटेल में बात कर चुके हैं। पोजीशन वेक्टर इज अ पॉइंट। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक पॉइंट होता है। इसकी आइडेंटिटी बेसिकली एक पॉइंट से होती है। तो सपोज कर लो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, एंड दिस इज जेड एक्सिस। ये ओरिजिन है, OA इज अ वेक्टर। ए का पोजीशन वेक्टर आ गया स्मॉल ए। ठीक है, फिर B OB, B का पोजीशन वेक्टर आ गया स्मॉल b। ठीक है, तो ये बेसिकली पोजीशन वेक्टर पॉइंट्स हैं। पोजीशन वेक्टर्स क्या हैं, पॉइंट्स हैं, और इसको मिला दो AB वेक्टर,
तो वेक्टर बन गया, या उसको हम फ्री वेक्टर बोलते हैं। फ्री वेक्टर मैथमेटिक्स में नहीं बोला जाता है, मैथमेटिक्स में सिर्फ इसको वेक्टर बोलते हैं। और ए बी वेक्टर होगा क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी स्मॉल बी है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए स्मॉल ए है, तो दिस विल बी बी माइनस ए। ठीक है, तो वेक्टर समझ में आ गया। वेक्टर क्या है, ए बी। पोजीशन वेक्टर क्या है, पॉइंट है। तो वेक्टर जो है, पोजीशन वेक्टर इज अ पॉइंट, है इटसेल्फ वेक्टर ही। लेकिन फ्री वेक्टर क्या है, फ्री वेक्टर एक लाइन सेगमेंट है, ए बी। पोजीशन वेक्टर्स पॉइंट है ए एंड बी, जो ओरिजिन से हमेशा अवे फ्रॉम ओरिजिन होते हैं। ओके, अब इनके बारे में हम कोप्लेनरिटी और नॉन कोप्लेनरिटी की बात करते हैं। कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर फोर्सेस या वेक्टर्स। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। पहले बात करेंगे पोजीशन वेक्टर की, फिर वेक्टर्स की। ठीक है, तो देखो जरा, पहला पॉइंट, पोजीशन वेक्टर्स हैं क्या, पोजीशन वेक्टर्स पॉइंट हैं। और ये बात हमें पता होनी चाहिए। पहला पॉइंट, 3 points are always in a plane। 3 पॉइंट्स हमेशा ही एक प्लेन में होते हैं, क्योंकि 3 पॉइंट से हमेशा एक ट्रायंगल बनता है। और ट्रायंगल इमेजिन करो, जितनी भी ज्योमेट्री पढ़ी है तुम लोगों ने, सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, पेंटागन, पॉलीगन, वो सब 2D ज्योमेट्री है। सारी की सारी क्या है, 2D ज्योमेट्री। 3D में क्या होता है, स्फीयर, कोन, सिलेंडर। ठीक है, तो ABC 3 पॉइंट से हमेशा एक ट्रायंगल बनेगा। तो 3 पॉइंट्स मीन्स हमेशा एक प्लेन में होंगे। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि 3 पोजीशन वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। 3 पोजीशन वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। 3 पोजीशन वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होंगे। तो अगर कभी भी बात होनी है कोप्लेनर होने की, तो एटलीस्ट बात होनी चाहिए, एटलीस्ट फॉर 4 पोजीशन वेक्टर। कितने वेक्टर्स की बात होनी चाहिए, फॉर 4 पोजीशन वेक्टर्स। क्योंकि इमेजिन करो, एक 3 पॉइंट ABC जो तुम्हें दिख रहे हैं, ये तो ट्रायंगल बन गया है। एक पॉइंट है आउटसाइड द प्लेन, एक पॉइंट है आउटसाइड द प्लेन। सपोज कर लो पॉइंट है D। इस ट्रायंगल के ऊपर इमेजिन करो, ये चूंकि व्हाइट बोर्ड भी एक तरह का 2D प्लेन होता है, तो आगे नहीं बना सकते हम। तो अब ये D जो पॉइंट है वो प्लेन के बाहर आ गया, तो इसको हम बोल देते हैं टेट्राहेड्रन। ठीक है, तो अब ये ABCD नॉन कोप्लेनर हो गया। तो कम से कम कितने पॉइंट्स के, कितने पोजीशन वेक्टर्स के बारे में बात होनी चाहिए, 4 पोजीशन वेक्टर्स, 4 पॉइंट्स के बारे में बात होनी चाहिए कोप्लेनरिटी की। 3 पॉइंट्स, 3 पोजीशन वेक्टर्स तो हमेशा ही कोप्लेनर होंगे। 3 पोजीशन वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक है, अब बात करते हैं फ्री वेक्टर्स या वेक्टर्स की। फ्री वेक्टर्स या वेक्टर्स, सपोज कर लो 2 वेक्टर्स हैं। फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं। AB, एक वेक्टर है कोई CD। ठीक है, इसको हम स्लाइड कर सकते हैं, रिटेनिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड रिटेन करके हम इसको स्लाइड कर सकते हैं। इधर ले गए और फिर ऊपर ले गए, तो ये वेक्टर CD वेक्टर यहां पे आ जाएगा। लेंथ वही रखनी है, डायरेक्शन वही रखना है। C A से कोइंसाइड कर गया, D ये बन गया। अब ये जो ABCD से जो बन रहा है, दिस इज अ प्लेन। ये क्या है, एक प्लेन। दिस इज अ प्लेन, ये पूरा एक प्लेन है।
तो दो फ्री वेक्टर्स या दो वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर होते हैं। दो वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। इसको इमेजिन कर सकते हो, दो पेन ले सकते हो डिफरेंट डायरेक्शन करके, और पेन को साथ में मिलाया जा सकता है और देखोगे उसमें एक ही प्लेन बनेगा। तो इट मीन्स टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। दो वेक्टर्स हमेशा ही कोप्लेनर होते हैं। तो कम से कम कितने वेक्टर्स की बात होनी चाहिए कोप्लेनरिटी के लिए? फॉर कोप्लेनरिटी फॉर कोप्लेनरिटी फॉर कोप्लेन सॉरी एट लीस्ट 3 वेक्टर्स की बात होनी चाहिए। अब तुम 3 पेन लेकर के देख सकते हो हाथ में, ये खुद ही विजुलाइज करना होता है तुम लोगों को। एक पेन सपोज कर लो, एक ऐसे ले लो जो आउट ऑफ प्लेन जा रहा, तो 3 वेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो प्लेन के जो नॉन कोप्लेनर हो सकते हैं। 2 वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होंगे, 3 वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर होंगे। पोजीशन वेक्टर केस में क्या बात है? कम से कम 4 पॉइंट्स, क्योंकि 3 पॉइंट्स हमेशा ही कोप्लेनर होंगे, 3 पॉइंट से हमेशा एक ट्रायंगल बनेगा। तो कोप्लेनरिटी के लिए कम से कम 4 पॉइंट्स के बारे में बात होनी चाहिए। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो अगर पोजीशन वेक्टर या पॉइंट के बारे में बात हो रही है तो कम से कम 4 पॉइंट्स के बारे में बात होगी कोप्लेनरिटी के लिए या नॉन कोप्लेनर होने के लिए। और अगर वेक्टर्स के बारे में बात हो रही है, मैथमेटिक्स में वेक्टर ही बोला जाता है, फ्री वेक्टर नहीं बोला जाता है, तो कम से कम 3 वेक्टर्स के बारे में बात होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अब देखो, दो वेक्टर्स अभी जस्ट हमने बात करी कि वो हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। ए बी और सी डी हमने देखा, ए बी था, सी डी था, इसको स्लाइड करके ला सकते हैं और सी डी यहां से मिला दोगे तो ये कंप्लीट एक प्लेन बनेगा। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको ये जो भी लिखा है इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। सपोज कर लो एक पॉइंट है जिसपे 2 फोर्सेस लग रहे हैं। फोर्सेस मतलब वेक्टर, मतलब फ्री वेक्टर F1 और F2। 2 वेक्टर्स हैं F1 एंड F2 हैं, 2 वेक्टर्स हैं तो आर ऑलवेज कोप्लेनर। हमेशा कैसे होंगे? कोप्लेनर होंगे, ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक है, तो इमेजिन करो अगर कोई एक ब्लॉक यहां रखा हुआ है, कोई पॉइंट रखा है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है और उसको एक पर्सन इधर से पुल कर रहा है और एक इधर से पुल कर रहा है, तो उसका जो रिजल्टेंट आता है, पैलोग्राम लॉ पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग पिछले लेक्चर्स में, इससे एक पैलोग्राम बनाएंगे। ठीक है, इसका जो डायगोनल होगा दिस इज द रिजल्टेंट। मतलब जो बॉडी है, यहां पे सपोज कर लो एक ब्लॉक रखा हुआ था, ठीक है, तो जो ब्लॉक है वो उस डायगोनल के अलोंग जाएगा, दैट इज द रिजल्टेंट। और ये ओवरऑल बन क्या रहा है? ये ओवरऑल बन रहा है एक पैलोग्राम, और रिजल्टेंट सीधे सीधे आ जाता है वेक्टर्स का सम, वेक्टर सम F1 प्लस F2। क्या आ जाता है? F1 प्लस F2 इज द वेक्टर सम। अच्छा, ये बन क्या रहा है? दिस इज अ पैलोग्राम। पैलोग्राम कैसा होता है इमेजिन कर सकते हो, एक प्लेन में ही होता है, इसका डायगोनल भी F1 और F2 के प्लेन में लाई करेगा। इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट है F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 सीधे सीधे इसको ऐड कर दिया, विल बी इन प्लेन ऑफ F1 एंड F2। तो F1 प्लस F2 जो रिजल्टेंट है, ऑब्वियसली अगर तुम सोचो किसी ब्लॉक को तुम
खींच रहे हो, इस तरह से पुल कर रहे हो, तो प्लेन के बाहर नहीं आ सकता, उसी प्लेन में रहेगा। ठीक है, तो F1 प्लस F2 जो आ रहा है उसका रिजल्टेंट आ रहा है और वो प्लेन में आ रहा है ए और बी के। तो देखो जरा एक चीज यहां से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दो वेक्टर्स दे रखे हैं, इफ टू वेक्टर्स आर गिवन, और यही सब अंडरस्टैंडिंग है वेक्टर की जो लोग नहीं समझते हैं। टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहां से देखो ये बताया नहीं जाएगा, दिस इंप्लाइज ए वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर इज इन प्लेन ऑफ ए एंड बी। ए और बी के प्लेन में आएगा, ए प्लस ए वेक्टर और बी वेक्टर। अच्छा, दो ही वेक्टर दे रखे हैं तो दो वेक्टर तो हमेशा एक प्लेन में होंगे, तो ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि वो कोप्लेनर है कि नहीं है। ठीक है, अब इसी को चेंज कर लेते हैं, यही डायग्राम में जो हम F1 का फोर्स लगा रहे थे उसको तुम डबल कर दो, तुम लगा दो ट्वाइस F1 का फोर्स, और जो F3 का फोर्स लगा रहे थे उसको ट्रिपल कर दो, लगा दो 3F2 का फोर्स, ट्वाइस F1 का फोर्स एंड 3F2 का फोर्स। अब इससे भी एक पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, इसका जो डायगोनल होगा वो उसका रिजल्टेंट होगा। अच्छा, पैरेललोग्राम का डायगोनल पैरेललोग्राम के अंदर ही तो होगा। अच्छा, इसका रिजल्टेंट होगा क्या? इसका रिजल्टेंट होगा 2F1 प्लस 3F2। ठीक है, और ये पैरेललोग्राम का डायगोनल है, इसका मतलब ये जो वेक्टर आ रहा है, सपोज कर लो ये वेक्टर आ रहा है आर वेक्टर, तो ये भी इन प्लेन ऑफ F1 एंड F2 होगा। तो वेक्टर को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते तो डायरेक्शन तो वही रहता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। तो देखो जरा, यहां से देखो, इससे हम ये बोल सकते हैं ए और बी दो वेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब कुछ भी लिख लो तुम, 3A माइनस 4B लिख लो। तो 3A माइनस 4B भी तो ए और बी के प्लेन में आएगा, 3A माइनस 4B भी तो ए और बी के प्लेन में आएगा। किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे रिवर्स हो जाएगा, तो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल आ जाएगा, और पैरेललोग्राम का डायगोनल और पैरेललोग्राम की साइड्स एक ही प्लेन में होती हैं। तो इसी को हम जनरलाइज कर रहे हैं, ध्यान से देखो। इफ A vector and B vectors are given, साथ में दे दिया जाता है नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर मतलब पैरेलल नहीं है। देन एनी वेक्टर इन प्लेन ऑफ A vector and B vector can be written as lambda A plus mu B। इसका रीजन अब समझ में आ रहा है, दो फोर्सेस थे A और B, या F1 और F2, तो उसका डायगोनल F1 प्लस F2 आ गया था जो कि उसके उसी के प्लेन में होगा। अब तुमने इसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया 2 और 3 से, तो भी डायगोनल जो पैरेललोग्राम का आएगा उसी प्लेन में आएगा। तो उसी तरह से हमने स्केलर्स लैम्डा और म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब जो वेक्टर्स आता है वो इन प्लेन ऑफ ए एंड बी ही आता है, वो इन प्लेन ऑफ ए एंड बी आता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ए और बी दो वेक्टर्स हैं, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर हैं। देन एनी वेक्टर इन प्लेन ऑफ ए एंड बी is represented as r is equal to lambda a plus mu b, r is equal to lambda a plus mu b। तो यही रिजल्ट ऊपर लिखा हुआ है, देखो जरा। टेस्ट ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स, लेट a vector and b vector be two given non-zero and non-collinear vectors, then any vector r coplanar with a and b can uniquely be expressed as r is equal to xa plus yb। x और y स्केलर्स हैं, r is
जैसे लैम्डा म्यू लिया तो हम x और y ले सकते हैं स्केलर, एक्स ए प्लस वाई बी, ठीक है। जैसे यहाँ पे लैम्डा म्यू लिया वैसे एक्स वाई ले लिया। अब यहाँ पे देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो ये एक रूल तो हम सीख ही गए कि ए और बी के प्लेन में अगर कोई वेक्टर लेना है तो लैम्डा ए प्लस म्यू बी ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो अननोन आ जाएंगे, लैम्डा और म्यू। यूजुअली ऑब्जेक्टिव पेपर में एक एक डेटा गिवन होता है, तो देखोगे हम लैम्डा ए प्लस म्यू बी ना लेकर के ए प्लस लैम्डा बी ले लेते हैं। कब? जब सिर्फ एक डेटा गिवन हो। जैसे बोला जाएगा एक वेक्टर है ए और बी के प्लेन में और वो बी के परपेंडिकुलर है, तो बी के परपेंडिकुलर है तो डेटा कितना हुआ? एक। इंफॉर्मेशन कितनी हुई? एक इंफॉर्मेशन से दो अननोन कैलकुलेट नहीं करे जा सकते, तो ऐसे केस में r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी ले लेते हैं। और मान लो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे रखी तुम ऐसे ले सकते हो, लेकिन यूजुअली हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट में ही सॉल्व करना होता है। तो एनी वेक्टर, तो ये क्या हो गया? एनी वेक्टर इन प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, ए प्लस लैम्डा बी, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो ए प्लस लैम्डा बी। ए और बी जस्ट नेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ऐसे लिख दो आर इज इक्वल टू बी प्लस लैम्डा ए। और ऑब्जेक्टिव में हमारी कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम एक अननोन आए, दो अननोन में थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कोई भी वेक्टर हमें लेना है ए और बी के प्लेन में, तो हम कैसे लेते हैं? r इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी, ये जनरल हो गया। और ऑब्जेक्टिव पेपर में हमें लेना होगा तो हम कैसे लेंगे? a प्लस लैम्डा बी या a प्लस बी प्लस लैम्डा ए या म्यू ए, लैम्डा और म्यू से भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसका काफ़ी यूज होता है। तो कोई भी वेक्टर a और b के प्लेन में इस तरह से आएगा, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो एक बात चलो पहले एक डिस्कशन करते हैं, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। सपोज कर लो तीन फोर्सेस हैं, लेट F1, F2, F3 आर थ्री कोप्लेनर फोर्सेस या फिर वेक्टर्स। थ्री कोप्लेनर फोर्सेस हैं या फिर वेक्टर्स हैं। सपोज कर लो, इसको इमेजिन करो तुमने एक सरफेस पे, अपने रूम की सरफेस पे एक पॉइंट, कोई भी ब्लॉक रख दिया और सरफेस के अलोंग ही ये फोर्सेस लगा रहे, F1, F2, F3, ये सब सरफेस के अलोंग फोर्सेस हैं, ठीक है। तो ये ब्लॉक सरफेस पे ही मूव करेगा, ऊपर हवा में नहीं आ जाएगा। तो इसका जो रिजल्टेंट आता है F रिजल्टेंट, कितने भी फोर्सेस लग रहे हैं और रिजल्टेंट में सिंपली तुम्हें सारे फोर्सेस, सारे वेक्टर्स, फोर्सेस मतलब वेक्टर्स ऐड कर देना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान समझो। लेट, और फिर से वही बात, अगर तुम यहां स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, इसको म्यू से कर दो, इसको डेल्टा से कर दो, तो ये जो वेक्टर आता है रिजल्टेंट, वो इन प्लेन ऑफ F1, F2, F3 आता है, वो इन प्लेन ऑफ F1, F2, F3 आता है। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो प्लेन ऑफ F1, F2, F3 आएगा। क्लियर है बात? तो लेट A, B, C, यूजुअली जो क्वेश्चन बनता है तीन वेक्टर्स में ज्यादा बनता है, इसमें D भी बढ़ा सकते थे, R3 कोप्लेनर वेक्टर्स। अच्छा, वेक्टर में यही सारी कंसेप्ट लोगों को नहीं समझ में आते, इस वजह से ज्यादा प्रॉब्लम आती है। देन एक वेक्टर हम ले लेते हैं R, लैम्डा ए प्लस म्यू बी प्लस डेल्टा सी।
ये जो वेक्टर आएगा वो इन प्लेन आएगा, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एबीसी तीन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, एबीसी तीन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर को तुम लैम्डा म्यू डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दो तो भी वो भी वेक्टर एबीसी के प्लेन में आएगा। सपोज कर लो तीन वेक्टर दे रखे थे यू वी डब्ल्यू। ठीक है, यू वी डब्ल्यू तीन वेक्टर्स हैं, आर कोप्लेनर वेक्टर्स, आर कोप्लेनर वेक्टर्स। तो एक वेक्टर इस तरह से लिखा है 2u माइनस 3v प्लस 4w। अब ये बात ऑटोमेटिकली हमें समझ में आनी चाहिए, ये जो वेक्टर आ रहा है, लेट्स से वो वेक्टर है r, वो इन प्लेन ऑफ uvw आ रहा है, वो इन प्लेन ऑफ uvw आ रहा है। इसको हमने फोर्सेस के कंसेप्ट समझा कि अगर सारे फोर्सेस एक प्लेन में लगा रहे हो, सारे फोर्सेस अगर तुम रूम की सरफेस पे लगा रहे हो, मतलब जो फ्लोर है उस पे लगा रहे हो, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, सब सर्फ फ्लोर पे लग रहा है, तो ब्लॉक कहीं हवा में ऊपर नहीं चला जाएगा, तो उसका रिजल्टेंट भी जो आएगा वो उसी फ्लोर पे ही आएगा, ब्लॉक मूव करेगा फ्लोर पे। तो ये कंसेप्ट आई थिंक समझ में आया होगा। यही प्रॉब्लम होती है लोगों को, ये चीज़ नहीं समझ पाते कि ये जो वेक्टर है वो इन प्लेन ऑफ यूवी डब्ल्यू है, क्योंकि यूवी डब्ल्यू कोप्लेनर है, एक प्लेन में। ठीक है, अब तीसरी बात, नेक्स्ट बात करते हैं। लेट तीन फोर्सेस हैं F1, F2, F3 आर थ्री नॉन कोप्लेनर फोर्सेस या वेक्टर्स। तो एक ये कंसेप्ट होता है कि तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो उनका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं आ सकता, उनका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं आ सकता। कैसे नहीं आ सकता? अच्छा, अगर तीन लेट, कभी भी जीरो नहीं आ सकता ये, लेट F1, F2, F3 R3 कोप्लेनर वेक्टर्स या फोर्सेस, तो इट मे बी पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल कि F1 प्लस F2 प्लस F3 जीरो आ सकता है, जीरो आ सकता है। मतलब अगर किसी बॉडी पे तीन नॉन कोप्लेनर फोर्सेस लग रहे हैं, कैसे, ध्यान से देखो जरा। सपोज कर लो ये हो गया तुम्हारा एक्स वाई प्लेन। ठीक है, दिस इज एक्स वाई प्लेन, ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन है। ये एक प्लेन है, यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और इसमें दो फोर्सेस लग रहे हैं, F1 इसी प्लेन पे, F2 इसी प्लेन पे। ठीक है, अच्छा दो फोर्सेस लग रहे हैं तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इससे तुम एक क्या बना लो, पैलोग्राम बना लो। इसका रिजल्टेंट इसके डायगोनल के अलोंग आएगा, F1 प्लस F2, F1 प्लस F2। ठीक है, अब हम कर ये रहे हैं कि इसी प्लेन में इसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक लगा दो, इसी प्लेन में F1 प्लस F2, F3 एक फोर्स लगा दिया है जो कि किसके बराबर है, F1 प्लस F2 के बराबर।
तो नेट में रिजल्टेंट, जितना रिजल्टेंट इधर आया उसका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इधर लग गया, तो नेट में रिजल्टेंट क्या आ सकता है? 0। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और यही चीजें लोगों को नहीं समझ में आती। अगर 3 कोप्लेनर फोर्सेस हैं, 3 के बारे में बात हो रही है, 4 के बारे में नहीं बात हो रही अभी, तो उनका रिजल्टेंट 0 आ सकता है। देखो जरा ध्यान से, सपोज कर लो कहीं ऐसा लिखा हुआ है, इफ ABC आर कोप्लेनर वेक्टर्स, और यहां पे जैसे हमने बोला कि F1 प्लस F2 प्लस F3 पॉसिबल है 0, तो यहां लैम्डा म्यू डेल्टा यहां पे इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये पॉसिबल है 2A माइनस 3B प्लस 4C 0 हो सकता है, मे बी पॉसिबल, मतलब ये हो सकता है, मे बी। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या बात करी थी, यहां पे जो देखो जरा क्या बात करी थी हमने, यहां बात करी थी अगर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस हैं, तो उनका वेक्टर सम कभी भी 0 नहीं आ सकता। कैसे, देखते हैं इसको हम लोग। नॉन कोप्लेनर है, सपोज कर लो एक प्लेन तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये एक प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन है, दो फोर्सेस एक्स वाई प्लेन में लग रहे हैं और एक फोर्स एक्स वाई प्लेन के बाहर लग रहा है। दिस इज अ ब्लॉक, इस पे एक फोर्स F1 का ये लग रहा है, एक फोर्स F2 का ये लग रहा है, ठीक है। तो उसका रिजल्टेंट जो आएगा, ऑब्वियसली अभी बात करी थी हमने, इसके प्लेन में ही आएगा। दैट इज F1 प्लस F2। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इसी प्लेन पे लगाना होगा, F3। लेकिन यहां पे क्या बोला गया, यहां बोला गया F1 F2 F3 डिफरेंट प्लेन पे है, मतलब जो अब जो एक और फोर्स लग रहा है, ध्यान सुनना इसको, सपोज कर लो ये जो F3 लग रहा है वो तुम अपनी तरफ, सामने बैठे हो ना स्क्रीन के, अपनी तरफ F3 से इसको पुल कर रहे हो, ठीक है। तो कभी भी F3 आउट ऑफ प्लेन हो गया, इसके बराबर तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों वेक्टर्स ही डिफरेंट हैं। ये वाला वेक्टर अगर F3 होगा तो F1 F2 F3 तीनों कैसे हो जाएंगे, एक प्लेन में हो जाएंगे। तो अगर F3 तुमने आउट ऑफ प्लेन लगा दिया तो कभी भी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स का सम रिजल्टेंट 0 नहीं आ सकता, ठीक है। कैसे, इसको बहुत बहुत ध्यान से इसको भी देखने वाली चीज है। इफ ABC आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ABC कैसे हैं, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि A प्लस बी प्लस सी 0 आ जाए। ये सब ऑब्जर्वेशन वाली चीजें हैं, कुछ भी करके इसमें मैथमेटिकली सॉल्व करके नहीं निकाल पाओगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं पॉसिबल है। अगर ऐसा ऑप्शन है तुरंत कट कर दो। 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स का सम कभी भी 0 नहीं आ सकता। मान लो 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं और कुछ ऐसा दे रखा है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी सॉल्विंग वॉल्विंग नहीं हो सकती, सिर्फ क्या है, ऑब्जर्वेशन, कि 3 नॉन कोप्लेनर फोर्सेस अगर किसी बॉडी पे लग रहे हैं तो उसका नेट में रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं आता। इस तरह के जितने भी आंसर होंगे सब इररिलेवेंट होंगे, उनको देख के तुरंत ही कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए ध्यान से देखो, एक वेक्टर है, किसी भी वेक्टर को हमें एज्यूम करना होता है तो हम ऐसे एज्यूम करते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप
तीन नॉन कोप्लेनर आई कैप, जे कैप, के कैप के बारे में बात कर चुके हैं, ये तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, इसका सम कभी भी जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि देखो इसका तो कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड है ही ना। मैग्नीट्यूड क्या आता है वेक्टर का? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये जीरो कब होगा? जब एक्स वाई जेड सारे जीरो होंगे। ये मान लो जीरो दे रखा है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये तभी पॉसिबल है इफ एक्स वाई जेड ऑल आर जीरो। मतलब इसको हम आगे भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसको बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये बात समझने की कोशिश करो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये जीरो कब हो सकता है? जब सारे स्केलर जीरो हो। तो सारे स्केलर जीरो हो जाएंगे तब तो ऑब्वियसली कुछ बचेगा ही नहीं, तब तो जीरो हो ही जाएगा। तो अगर तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, if there are three non-coplanar vectors, three non-coplanar vectors ABC और दे रखा है XA प्लस YB प्लस ZC इज इक्वल टू जीरो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब x भी जीरो हो, y भी जीरो हो, z भी जीरो हो। तो इसको हम बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तीन में ये, लेकिन कंसेप्ट तीन में लगेगा और क्वेश्चन भी मैथ्स में तीन में ही पूछा जाता है। तो चार के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं, आगे कभी टाइम मिलेगा तो चार के बारे में बात कर लेंगे। तो तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स लीनियरली क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब लीनियरली इस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। देखो कहाँ एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, जब एक्स वाई जेड सारा जीरो है तब तो ऑब्वियसली कुछ भी जीरो हो सकता है, सारे स्केलर जीरो कर दोगे। तो दैट इज नोन एज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। और अगर हम एक्सप्रेस कर पाते हैं इफ ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स, A vector, B vector, C vectors are coplanar vectors, तो ऐसा हो सकता है वाई बी प्लस जेड सी, एक्स वाई जेड स्केलर्स हैं, एंड एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो। कुछ जीरो हो सकते हैं, सारे जीरो होना जरूरी नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। इसको नोट कर लो, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, अगर कोप्लेनर है तो इस तरह से एक्सप्रेस करा जा सकता है। मींस अगर ए बी सी आर कोप्लेनर, तो ये हो सकता है कुछ इस तरह का, प्लस टू बी प्लस फोर सी जीरो आ सकता है, आ सकता है, आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। एंड इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर, तो मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है और ये जीरो दे रखा है, तो इसको तुरंत काट दो, ये हो ही नहीं सकता। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरह से एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर तीन नॉन कोप्लेनर फोर्सेस किसी बॉडी पे लगेंगे तो नेट रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं आ सकता। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट। एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरह से, एंड दिस इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, सो नाउ, तो इसका मतलब तीन नॉन कोप्लेनर फोर्सेस अगर किसी बॉडी पे लग रहे हैं तो नेट में रिजल्टेंट कुछ आएगा ही आएगा, नेट रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, चार के बारे में अगर बात करें तो चार नॉन कोप्लेनर फोर्सेस अगर किसी बॉडी पे लगेंगे तो नेट रिजल्टेंट जीरो आ सकता है। अब देखो,
तीन वेक्टर्स एक प्लेन में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इस बात को हमने डिस्कस करा था अभी। ये जो पैराग्राफ है ये यूज तो नहीं होता है, लेकिन कभी अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन गया तो काम आ सकता है। टेस्ट ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ फोर वेक्टर्स, 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ? 4 पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी, 4 पॉइंट्स कोप्लेनर हैं इफ आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी प्लस यू सी वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू इज इक्वल टू जीरो। ये एज अ पॉइंट नोट कर लो, 4 पॉइंट्स कोप्लेनर होते हैं कब? जब एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी प्लस यू डी जीरो हो, साथ में एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू भी जीरो आए, तो 4 पॉइंट्स कोप्लेनर हो जाते हैं। इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है तो यूज हो जाता है। न्यूमेरिकल मतलब जो प्रॉब्लम्स बनते हैं उसमें यूज बेसिकली जो होता है यहाँ पे वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का होता है। कैसे? इफ, चलो पहले तो हम बात कर लेते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ए एक वेक्टर दे रखा है, इसके बारे में पूरा एक लेक्चर होगा, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही यूज करते हैं। बी वेक्टर है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। सी इज अ वेक्टर c1 आई कैप प्लस c2 जे कैप प्लस c3 के कैप। if a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर्स का हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या निकालना है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो उस तरह से आता है a डॉट b क्रॉस c, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में ABC। इसको डिटेल में पूरा एक लेक्चर होगा, उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी इसकी वैल्यू याद रखनी है। इनका ये सब जो A1 A2 A3 हैं, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर। तो सिंपली इनके डायरेक्शन रेशियोज कॉलम वाइज या रो वाइज रखते जाओ, B1 B2 B3, C1 C2 C3। तो अब देखो, इफ A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर्स आर कोप्लेनर, अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो दिस इंप्लाई उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है? ये डिटर्मिनेंट होता है। सिंपली क्या होता है? ये सिंपली डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। सिंपली इसको जीरो कर दो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही कंसेप्ट यूज करा जाता है। अगर तीन वेक्टर्स को कोप्लेनर प्रूफ करना है तो सिंपली उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब ये वैल्यू जीरो कर देंगे। इफ A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर, अगर ये तीन वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा। उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आइडिया समझ में आया होगा कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। तो कोप्लेनर वेक्टर्स अगर हैं, जैसा कि यहाँ पे देखा हमने, अगर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो उनका इस तरह के लीनियर कॉम्बिनेशन में जीरो आना मतलब रिजल्टेंट जीरो होना पॉसिबल है। लेकिन अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, कैसे हैं? नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो उनका इस तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करें और सम जीरो आए, रिजल्टेंट जीरो आए, ये नहीं पॉसिबल है। इस वजह से इसको बोला जाता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। कोप्लेनर को क्या बोला जाता है? लीनियरली डिपेंडेंट। किसी बॉडी पे अगर तीन नॉन कोप्लेनर फोर्सेस लगते हैं तो उसका नेट में रिजल्टेंट जीरो नहीं आ सकता।
तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आज हम लोग ने डिस्कस करी। तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स हैं वेक्टर्स में जो आगे हम लोग वन बाय वन और देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है।